बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। आज के लेक्चर में ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, इसे डिफाइन किस तरह किया जाता है। तो दो मुख्तलिफ तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। नंबर वन, द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। ठीक है जी। पॉली का मतलब है मैनी और हाइड्रोक्सी का मतलब है OH फंक्शनैलिटी का मौजूद होना। एल्डिहाइड्स और कीटोन आप जानते हैं, या तो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और कीटोनिक ग्रुप होगा। तो इनका मजमुआ क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। लेकिन खास बात यह है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन ज्यादा, हाइड्रोक्सी तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हो गया कि इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा होंगे और उसके साथ एक और फंक्शनल ग्रुप भी होगा, या तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। तो कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्सी या कीटोन के साथ हाइड्रोक्सी। और जो दूसरी शर्त है वो क्या है जी, कि हाइड्रोक्सी जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर ये जो सब्सटेंस है इसको आप कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर ला सकते हैं। तो ये पहला तरीका है कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने का, कि दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। या दूसरा तरीका क्या है जी, द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन्स ऑन हाइड्रोलिसिस, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, यहाँ लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है। यानी ये सिंपल मोनोमर से बनने वाले मोनोमर की बात हो रही है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल यूनिट्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट आपके लॉन्ग चेन यूनिट्स भी हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, जिस तरह से सेलुलोज है तो वो आपका पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का। उसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं मोनोसेक्राइड वो बहुत ज्यादा यूनिट होते हैं। तो वो सारी की सारी सब्सटेंसेस जो कि हाइड्रोलिसिस पे, यानी अगर आप उसको डिकम्पोज करें तो डिकम्पोज होने पर वो अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाती हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की दो डेफिनेशन आपके सामने आ गई। नंबर वन, they are the polyhydroxy aldehydes and ketone, and number two, all those substances that can produce polyhydroxy aldehydes and ketone upon the hydrolysis, they are also known as carbohydrates. ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है, लिखा है CX, यानी कार्बन की जो क्वांटिटी है वो X है, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ये यूनिट है, इनकी क्वांटिटी क्या है जी, Y है। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमें इस बात का फैसला करना है क्या X और Y ये दोनों बराबर होंगे, या कभी बराबर होंगे और कभी बराबर नहीं होंगे। तो दो कार्बोहाइड्रेट जो हम जानते हैं बचपन से, एक है ग्लूकोज और दूसरा है शुगर। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। अगर आप इसको इस तर्ज पे चेंज करें, CXH2OY की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बनेगा C6H2O6। अगर आप इसे देखें तो X और Y की क्वांटिटी क्या है जी, बराबर है, जो कि 6 है। लेकिन अगर आप शुगर के अंदर देखें तो क्वांटिटी बराबर नहीं है। कार्बन की क्वांटिटी 12 है, जबकि इसके अंदर जो वाटर यूनिट्स है वो क्या है जी, वो 11 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला जो शुगर है, शुगर आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसैकेराइड नहीं है, यानी ये मोनोमर नहीं है, बल्कि कम से कम ये इसका पॉलीमर है। और जब पॉलीमर बनता है तो जो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर होते हैं वो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, यानी जो पॉलीमर बनता है जो कार्बोहाइड्रेट का वो बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर कम हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा जी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये है कि ये डाई 6 के मुकाबले में ये डबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये डाइसैकेराइड होगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मोनोमर जो है वो कितने इस्तेमाल होंगे, वो
दो इस्तेमाल होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने पर ये क्या बनेगा, ये आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब मैं आपको ये दो एग्जाम्पल हैं, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है वो आपका ग्लूकोज है, और जो आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है वो है फ्रक्टोज। ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये आपका हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, यानी OH का प्रेजेंट होना। अब ये OH बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ मौजूद है जी। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब आप ये देखें, ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी है। इसी तरह अगर आप फ्रक्टोज के अंदर देखें तो फ्रक्टोज के अंदर भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनकी क्वांटिटी कितनी है, 5 है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो गया, दे आर बोथ आर पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। ये पहली डेफिनेशन को पूरा कर लिया कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। अब दूसरी डेफिनेशन को पूरा करना चाहिए कि क्या ये एल्डिहाइड है और एल्कीटोन है। तो इसको देखते हैं जी। तो अगर हमने ग्लूकोज को देखें, अब ये आपके पास क्या है जी, ये आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी है। एल्डिहाइड कहाँ मौजूद है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड मौजूद है जी। इसका मतलब ये कि ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। इसका मतलब है इसे आप कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में पढ़ेंगे। फ्रक्टोज को देखते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आपके सामने, जनरल फार्मूला आया आपके सामने। अब आपने क्या देखा कि फ्रक्टोज के अंदर फ्रक्टोज कीटोन है। तो डेफिनेशन दोनों पूरी हो गई कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप भी शामिल है। इसका मतलब है ग्लूकोज आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो कार्बोहाइड्रेट है ये भी। फ्रक्टोज को देखा आपने, इसके अंदर भी 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे, और उसके साथ जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है जी, कीटोनिक ग्रुप है। तो ये क्या है जी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी क्या कहलाएंगे, इसने भी डेफिनेशन को पूरा किया, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। तो ये दो आपके सामने कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल्स थी कि आपने क्या देखा जी, कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों क्या है जी, ये दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं। पहली डेफिनेशन क्या है जी, उनके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी का ज्यादा होना, और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है जी, कि एल्डिहाइडिक ग्रुप का या कीटोनिक ग्रुप का, इन दोनों में से किसी एक ग्रुप का कंपाउंड के अंदर मौजूद होना। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है। एक बात और देखिए जी, जो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, तो आप देखिए तो इसके अंदर हाइड्रोक्सी प्राइमरी भी नजर आ रहे होंगे आपको, और कुछ हाइड्रोक्सी आपको सेकेंडरी भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये जो आपका हाइड्रोक्सी है जी, प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है जी, कि हाइड्रोक्सी जिस कार्बन के साथ अटैच हो उस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन की चेन अटैच हो। तो आप अगर इसे देखें जी, तो ये वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये आपका प्राइमरी हाइड्रोक्सी है। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही, यानी सिर्फ ऊपरी कार्बन की चेन है, और बाकी दो कौन है जी, हाइड्रोजन है। तो ये जो है ये आपका प्राइमरी हाइड्रोक्सी फंक्शनैलिटी है, और इसके अलावा बाकी तमाम सेकेंडरी हैं। अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट से बात करूं जी, तो इसके नीचे भी कार्बन की चेन है, इसके ऊपर भी कार्बन की चेन है। तो हर कार्बन इसमें ऐसा ही है जी, कि इसके ऊपर भी कार्बन की चेन है और इसके नीचे भी कार्बन की चेन है। तो ये चार ऊपर वाले 4 हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप ये आपके क्या है जी, ये आपके सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी है, जबकि सबसे नीचे वाला ये क्या है जी, प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसी तरह अगर आप कीटोन के अंदर देखें तो कीटोन के अंदर प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप दो है, कि सबसे नीचे वाला कार्बन इसके पास कितने हैं जी, इसके पास आप देखें जी तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है जी। और अगर आप देखें जी सबसे ऊपर वाला, तो इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, यहाँ वैलेंसी पूरी नहीं है, तो इसका मतलब है इसके पास भी यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगेगा। तो इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला यानी 1 और 6 कार्बन, ये दोनों आपके क्या है जी, ये आपके प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। और जो बाकी सारे के सारे हैं, ये तीसरा वाला और चौथा वाला और पांचवा वाला, तो ये आपके क्या है जी, ये आपके सारे के सारे सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जो पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो पॉली हाइड्रो ग्रुप सेकेंडरी भी हो सकते हैं और वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पर देखा।
अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ने जाएंगे, और ये जो क्लासिफिकेशन की जा रही है कार्बोहाइड्रेट की, ये ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट की जा रही है, यानी जायके की बुनियाद पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जा रहा है। अगर आप जायके की बुनियाद पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करें तो दो तरीके हैं इसको क्लासिफाई करने के। नंबर वन, दे आर आइदर शुगर्स, नंबर टू, दे आर नॉन शुगर्स। तो अगर इनका टेस्ट स्वीट है तो ये शुगर की कैटेगरी के अंदर आ जाती है, और अगर इनका टेस्ट ये टेस्टलेस है तो फिर ये किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन शुगर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो आपकी घर की जो चीनी है या जो ग्लूकोज है, ये सारे ये क्या है? आपकी शुगर्स हैं। और जो स्टार्च है, ठीक है जी, जो क्लफ लगाने, कपड़ों में क्लफ लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, आप उस चक्के देख लीजिए, तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो टेस्टलेस है, और वो नॉन शुगर की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का एक तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट यानी जायके की बुनियाद पे क्लासिफाई करें। तो दो तरीके से ये क्लासिफाई होता है। नंबर वन, दे आर द शुगर्स, और नंबर टू, दे आर नॉन शुगर्स। अगर इनका ये खुश जायका है तो शुगर्स कहलाएंगी, और अगर ये बस जायका है या जायका नहीं है तो ये क्या कहलाएंगी? नॉन शुगर्स कहलाएंगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाए तो तीन तरीके से ये क्लासिफाई होता है जी। नंबर वन, दे आर मोनोसैकराइड्स, नंबर टू, दे आर ओलाइगोसैकराइड्स, एंड फाइनली दे आर पॉलीसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं जी, और ओलाइगोसैकराइड्स क्या होते हैं, और पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर वन, मोनोसैकराइड्स, ग्लूकोज इसकी एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलिसिस से सिंपल मॉलिक्यूल हासिल ना हो सके वो आपके मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जिनकी हाइड्रोलिसिस ना हो सके, मजीद वो टूटकर सिंपल मॉलिक्यूल्स ना बना सके, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा है, द कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis cannot produce further simple monosaccharide। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाते हैं? मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मजीद ना बना सके, इन कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप तोड़ें, इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएं, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेंगे, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। मजीद ये नहीं टूट सकते। खास बात इनकी ये होती है कि अगर 3 से 10 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, ये लिमिट है जी कि कम से कम मोनोसैकराइड के अंदर कितने कार्बन होंगे, तो जवाब है इसका 3। ज्यादा से ज्यादा मोनोसैकराइड के अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं, तो इसका जवाब है 10। 10 से ज्यादा कार्बन होंगे तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। 10 से कम कार्बन होंगे, वो 3 से कम कार्बन होंगे, तो भी ये मोनोसैकराइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड की कैटेगरी में आने के लिए दो शराइत हैं जी। एक शर्त क्या है जी कि कार्बन का कम से कम 3 होना, और दूसरी शर्त क्या है जी? कार्बन का 10 से ज्यादा नहीं होना। 10 से ज्यादा इस कैटेगरी में नहीं, बल्कि इससे अगली कैटेगरी में चला जाएगा। मोनोसैकराइड की एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, गूलोज है, और बहुत सारे इसके फैमिली मेंबर्स हैं जी। तो ये सारी इसकी एग्जांपल है जी, किसकी जी? मोनोसैकराइड की, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। कम से कम इसके अंदर कार्बन 3 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन इसके अंदर 10 होते हैं। ग्लूकोज इसकी एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओलाइगोसैकराइड्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए और हाइड्रोलिसिस के बाद ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स दे दें, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं? ये आपके ओलाइगोसैकराइड्स कहलाते हैं। ठीक है जी, तो वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये क्या देंगे? जो आपने इससे पहले पढ़ा, मोनोसैकराइड्स देंगे। ठीक है जी, तो मोनोसैकराइड्स कितने दे? कम से कम 2,
और ज्यादा से ज्यादा कितने दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं। तो वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए और हाइड्रोलिसिस करने के बाद उनसे हासिल होने वाले मोनोसैकराइड्स की क्वांटिटी 2 हो या ज्यादा से ज्यादा 10 हो, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके ओलाइगोसैकराइड्स कहलाते हैं। ओलाइगोसैकराइड्स के अंदर कम से कम 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स होने चाहिए, यानी जो सिंपलेस्ट ओलाइगोसैकराइड है वो डाइसैकराइड कहलाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जी, इसके अंदर 2 मोनोसैकराइड यूनिट है जी, एक लेफ्ट पे बना हुआ है रिंग, एक राइट पे बना हुआ है रिंग। अगर आप इसको इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ से अलहदा हो जाएगा, ये टूट जाएगा, दोनों रिंग अलहदा हो जाएंगे। ये दोनों क्या है जी, दोनों मोनोमर है और दोनों क्या है जी, मोनोसैकराइड है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कि जिनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद कि क्या हो जी, ये टूट जाए जी, ये 2 मोनोसैकराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके ओलाइगोसैकराइड्स कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है जी, इसकी एग्जाम्पल है माल्टोस, लैक्टोस, सक्रोस। ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके डाइसैकराइड हैं और ये ओलाइगोसैकराइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एमाइलोज बना हुआ है आपके पास और ये आपका पॉलीसैकराइड है। पॉलीसैकराइड क्या होते हैं जी, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट कि जिनकी हाइड्रोलिसिस कराई जाए और वो 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड यूनिट प्रोड्यूस कर दें अपॉन देयर हाइड्रोलिसिस, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके पॉलीसैकराइड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या पढ़ा, अगर आप देखिए जरा इसको जरा पीछे जरा सजाएं, तो हमने मोनोसैकराइड के बारे में क्या पढ़ा है जी, मोनोसैकराइड के बारे में ये पढ़ा है कि उसकी जो चेन है उसके अंदर क्या होना, कितने, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन होने चाहिए। रिंग एक ही होगा, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, मोनोसैकराइड कहलाएंगे। ओलाइगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड ये मोनोसैकराइड से बनते हैं और मोनोसैकराइड की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बनते हैं। ओलाइगोसैकराइड क्या है जी, कि मोनोसैकराइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, मजीद नहीं टूट सकता। ठीक है जी। और अगर आप ओलाइगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स की बात करें तो ये मजीद टूट सकते हैं। ओलाइगोसैकराइड ये मुश्तमिल है कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैकराइड यूनिट पे। जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या करेंगे, 3 कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 इसके अंदर क्या होने चाहिए, ये मैंने शायद गलत बोला है। तो ओलाइगोसैकराइड की मैंने क्या बात की कि ओलाइगोसैकराइड के अंदर कम से कम 2 मोनोसैकराइड और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैकराइड होने चाहिए। जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 10 क्या दे देंगे, मोनोसैकराइड आपको दे देंगे, ये ओलाइगोसैकराइड कहलाएंगे। और अगर 10 से ज्यादा ये मोनोसैकराइड के यूनिट्स दे दें आपको, तो फिर ये क्या कहलाते हैं, ये पॉलीसैकराइड कहलाते हैं। तो थोड़ा सा फर्क है कि पॉलीसैकराइड ओलाइगोसैकराइड के मुकाबले में ज्यादा लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। ठीक है जी। तो दे कंटेन्स मोर देन 10 मोनोसैकराइड यूनिट, क्योंकि अगर 10 ये हाइड्रोलिसिस पे 10 मोनोसैकराइड यूनिट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये मुश्तमिल भी 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड यूनिट पे होने चाहिए। और इसकी एग्जाम्पल क्या है जी, एनिमल पॉलीसैकराइड, ग्लाइकोजन इसकी एग्जाम्पल है, और सेलुलोज और स्टार्च ये प्लांट्स पॉलीसैकराइड की एग्जाम्पल है। तो एनिमल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकराइड मौजूद होता है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। प्लांट्स के जो पॉलीसैकराइड हैं वो क्या कहलाते हैं, सेलुलोज और स्टार्च इसकी एग्जाम्पल है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूस होने और रिड्यूस ना होने की सलाहियत पे कार्बोहाइड्रेट को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है ये हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 रिड्यूसिंग शुगर्स, नंबर 2 नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। कैसे क्लासिफाई करते हैं देखते हैं इसे।
रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं जी? वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वेलिंग सोल्यूशन और टॉलिन टेस्ट पॉजिटिव दे दें, वो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। खास बात यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर इनके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए एडजेसेंट टू कार्बन कंटेनिंग OH फंक्शनैलिटी। तो जिस कार्बन के पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है उसके बराबर वाले कार्बन के पास अगर फ्री OH ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। और इसकी मिसाल क्या है जी? आपके मोनोसैकेराइड जिसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और सक्रोज के अलावा सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड्स ये भी आपके क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो ये 4 टेस्ट हैं जी, 4 पॉसिबिलिटीज हैं जी। फेलिंग टेस्ट का पॉजिटिव होना, टॉलिन टेस्ट का पॉजिटिव होना, फेलिंग टेस्ट का पॉजिटिव होना, एल्डिहाइडिक और OH ग्रुप जो बराबर वाले कार्बन पे है इनका फ्री होना, या इसी तरह कीटोनिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फ्री होना। तो वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो इन तमाम शराइत को पूरा करते हैं वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है जी? कि जो टॉलिन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव ना दे, और ना देने की वजह क्या होगी कि इनके पास फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप और OH ग्रुप ये बराबर वाले कार्बन में फ्री नहीं होगा, तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग होंगी। इसकी एग्जांपल्स क्या है जी? सक्रोज इसकी एग्जांपल है, और पॉलीसैकेराइड्स सारी की सारी इसी एग्जांपल में आते हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, टॉलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, फ्री एल्डिहाइड और OH ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन में मौजूद होना, या फ्री कीटोनिक या आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप का कार्बन एडजेसेंट कार्बन में मौजूद होना। तो ये चारों शराइत पूरी नहीं करते, तो क्योंकि ये चारों शराइत पूरी नहीं कर रहे तो ये आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ने जाएंगे बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से अगर कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाए मेन फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से, क्योंकि हमने पढ़ा कि 3 किस्म के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, नंबर 2 कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, नंबर 3 एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो शर्त है, ये तो लाजमी होना है। तो अब बचे आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप, एक आपके पास बचा एल्डिहाइडिक, दूसरा बचा आपके पास कीटोनिक। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे क्लासिफाई करें तो 2 तरीके से क्लासिफाई होता है। अगर इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये एल्डोजिस कहलाता है, एल्डोजिस। और अगर इसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये कहलाता है कीटोसिस, कीटोसिस। तो वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है ये आपके एल्डोजिस कहलाते हैं, और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है तो ये आपके कीटोसिस कहलाते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज की, ये आपके पास एग्जाम्पल है डी फ्रक्टोज की। इसमें से एक एल्डोजिस है, दूसरा कीटोसिस है, और इसका फैसला जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए होगा। तो ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक है, इसलिए ये आपका एल्डोजिस कहलाता है। और फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है जी? कीटोनिक है, इसलिए ये आपका कीटोसिस कहलाता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन चेन। तो बेसिकली ओपन चेन की बात हो रही है या सिंपल यूनिट्स मोनोसैकेराइड की बात हो रही है जी। तो मोनोसैकेराइड की किस तरह क्लासिफिकेशन होती है या नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट को किस तरह क्लासिफाई करते हैं ये देखने जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 4 तरीके हैं इसको क्लासिफाई करने के। नंबर 1 है ट्रायोसिस। तो मोनोसैकेराइड अगर उसके अंदर सिर्फ 3 कार्बन एटम्स हो तो वो कहलाता है ट्रायोसिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड के लिए लाजमी शर्त है कि कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कार्बन कितने हो सकते हैं? ये 10 हो सकते हैं। और चेन के अंदर जब रिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं? उसके अंदर आपके पास, अभी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, उसके अंदर सिर्फ 5 कार्बन होते हैं। या
4 कार्बन होता है। अच्छा, तो मोनोसेक्राइड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन हो वो क्या कहलाता है? ट्रायोसिस कहलाता है। अगर कार्बन की तादाद 4 हो जाए तो टेट्रोसिस कहलाता है। अगर तादाद 5 हो जाए तो ये पेंटोसिस कहलाता है। और अगर ये तादाद 6 हो जाए तो हेक्सोसिस कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस ये एल्डोसिस भी हो सकते हैं, ये कीटोसिस भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको देखेंगे। ये मोनोसेक्राइड आपके सामने है, एल्डोट्रायोसिस और एल्डोटेट्रोसिस। ट्रायोसिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 कार्बन कहाँ है। और एल्डो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता तो इसको कीटोट्रायोस कहते या कीटोटेट्रोस कहते। ठीक है जी। अच्छा, देखते हैं, कार्बन एटम गिनवा रहा हूं मैं आपको। एल्डोट्रायोसिस के अंदर और एल्डोटेट्रोसिस के अंदर, ये पहला कार्बन ट्रायोस के अंदर, ये दूसरा कार्बन ट्रायोस के अंदर, ये तीसरा कार्बन ट्रायोस के अंदर। तो क्योंकि 3 कार्बन है, 3 का मतलब ट्री, 3 का मतलब हो गया ट्राई। और क्या कहलाएंगे? ये ट्रायोस कहलाएंगे। और क्योंकि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये कहलाएंगे एल्डोट्रायोसिस। ये टेट्रोसिस के अंदर कार्बन गिरे, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो 4 कार्बन है, इसका मतलब है टेट्रा, तो ये टेट्रोज हो गया। और क्योंकि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये क्या कहलाएगा? एल्डोटेट्रोज। एल्डोपेंटोसिस और एल्डोहेक्सोसिस की मिसाल आपके सामने है। अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता तो ये कहलाते कीटोपेंटोस और कीटोहेक्सोस। पेंटोस का मतलब इसके अंदर 5 कार्बन होंगे। देखिए जरा, 2, 3, 4, 5 कार्बन है इसलिए क्या कहलाएंगे? ये पेंटोसिस। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से एल्डोपेंटोज। यहाँ 6 कार्बन होंगे, पहला आपको शेड करके दिखा दिया, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 6ठा कार्बन। तो 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोसिस कहलाएंगे। और क्योंकि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए कहलाएंगे एल्डोहेक्सोसिस। ठीक है जी। ये सारे के सारे आप देखें जी तो एल्डोपेंटोसिस के जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो है आपके पास 4। और अगर आप देखें जी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ यानी डी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं किसके। अब हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिंग। रिंग की बेस पर यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर की बेस पर मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर रिंग की बेस पर या क्लोज चेन स्ट्रक्चर की बेस पे मोनोसेक्राइड को आप क्लासिफाई करना चाहें तो 2 तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज पायरानोज स्ट्रक्चर या पायरानोज फॉर्म, और जो नंबर 2 है वो है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर या फ्यूरानोज फॉर्म। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर क्लोज चेन स्ट्रक्चर की बेस पर या रिंग स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई करें तो 2 तरीके से ये क्लासिफाई होता है। नंबर 1 पायरानोज स्ट्रक्चर, नंबर 2 फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। पायरानोज के अंदर 6 मेंबर का रिंग है, ये 6 कार्बन नहीं है। और फ्यूरानोज के अंदर ये फ्यूरानोज 5 मेंबर्ड रिंग है लेकिन ये 5 कार्बन नहीं है। तो पायरानोज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है जी? अ क्लोज चेन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर।
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जी इस रिंग के जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे, वो 6 होंगे, तो ये पायरानोज स्ट्रक्चर कहलाएगा। और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर क्या है जी, कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर विच इज अ पेंटागोनल रिंग, यानी जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो पायरानोज के अंदर जो रिंग होता है वो हेक्सागोन होता है, तस्वीर में आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। जो फ्यूरानोज के अंदर रिंग होता है वो आपका पेंटागोन होता है, ठीक है जी। हेक्सागोनल कैसे बनेगा कि उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 6 होते हैं। फ्यूरानोज के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, रिंग के जो मेंबर होते हैं वो 5 होते हैं। पायरानोज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, फ्यूरानोज पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। पायरानोज के अंदर रिंग के मेंबर 6 हैं, फ्यूरानोज के अंदर रिंग के मेंबर 5 हैं। ये आपके सामने पायरानोज लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है और फ्यूरानोज ये आपके सामने राइट हैंड साइड पे बना हुआ है। कार्बन गिनवा रहा हूं मैं आपको पायरानोज स्ट्रक्चर में, ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए कि सारे की जो रिंग के मेंबर हैं वो कार्बन नहीं है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, 5 कार्बन तो रिंग के अंदर शामिल है, लेकिन जो छठा मेंबर है वो ऑक्सीजन है और छठा कार्बन रिंग से बाहर है। तो ये पायरानोज स्ट्रक्चर है, अ 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है जी। और ये किसका है, ये स्ट्रक्चर है आपका ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो रिंग बनता है वो कैसा होता है, पायरानोज होता है, यानी उसके अंदर जो रिंग के मेंबर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे, जो फ्रक्टोज की एग्जांपल है, इसके अंदर कार्बन गिनने जा रहे हैं कि 6 कार्बन कहाँ है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और रिंग का जो 5वां मेंबर है वो ऑक्सीजन है। 2 कार्बन रिंग से बाहर है, ये 5वां कार्बन और ये छठा कार्बन, ठीक है जी। तो ये आपके पास पायरानोज स्ट्रक्चर और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। आपको मैंने कार्बन गिनवाए, तो रिंग के अंदर कार्बन का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ रिंग के मेंबर्स को गिनना है। अगर रिंग के 6 मेंबर हैं तो यकीनन एक मेंबर ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है जी। तो रिंग के अगर 6 मेंबर हैं और ये रिंग क्या बन गया है जी, हेक्सागोनल रिंग बन गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका पायरानोज कहलाएगा। और अगर रिंग के अंदर मेंबर्स की तादाद 5 है तो इसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल होगा, ये क्या कहलाएगा, फ्यूरानोज कहलाएगा। ग्लूकोज पायरानोज होता है और फ्रक्टोज ये फ्यूरानोज होता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन उनकी कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे करने जा रहे हैं। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो सबसे अहम बात होती है वो 5वें कार्बन पर मौजूद OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन होती है। मोनोसेक्राइड को अगर कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर क्लासिफाई करें तो 2 किस्म के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या 2 किस्म के मोनोहाइड्राइड या शुगर कह सकते हैं आप इन्हें। नंबर 1 इज डी शुगर्स एंड नंबर 2 इज एल शुगर्स, या डी कार्बोहाइड्रेट एंड एल कार्बोहाइड्रेट। अच्छा जी, ये डी शुगर है और राइट हैंड साइड पे आपके पास एल शुगर्स हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ठीक है जी। डेफिनेशन अगर आप देखें तो लिखा है जी, ऑल शुगर्स इन विच OH ग्रुप ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन, या आप इसको कहें जी 5वां कार्बन। अभी मैं आपको इसके अंदर गिनती करना सिखाऊंगा कि आप कार्बन की गिनती कैसे करते हैं और उससे आपको सेकेंड लास्ट कार्बन का कैसे पता लगेगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है जी। अब देखिए जरा, तो लिखा हुआ है जी
कि अगर OH सेकेंड लास्ट कार्बन पर राइट हैंड साइड पे होगा तो ये कहलाएगा डी शुगर्स, और अगर या डी ग्लूकोज कहलाएगा। और अगर ये OH ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एल ग्लूकोज या एल शुगर। ये पहला कार्बन है, ये इस चेन का दूसरा कार्बन है, ये इस चेन का तीसरा कार्बन है, इस चेन का चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। यही सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन है अगर आपको मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसी के बराबर इसी पे मौजूद OH को देखना है कि वो राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये आपके पास छठा कार्बन। इसके हिसाब से सेकंड लास्ट कौन सा बन रहा है, पांचवा बन रहा है। ठीक है जी। तो आपने सेकंड लास्ट कार्बन देखा, यहाँ सेकंड लास्ट कार्बन इसलिए लिखा है कि अगर इसके अंदर 6 मेंबर नहीं हो तो हमारा पांचवा कहना गलत हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मोनोसैकेराइड के अंदर 3 कार्बन भी हो सकते हैं, तो फिर दूसरा वाला सेकंड लास्ट होगा। अगर 4 कार्बन है तो फिर तीसरा वाला सेकंड लास्ट होगा। अगर 5 कार्बन है तो चौथा वाला सेकंड लास्ट होगा। तो इसलिए सेकंड लास्ट के हिसाब से डेफिनेशन ज्यादा बेहतर है। और अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो उसके अंदर आप पांचवा कार्बन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने ये 6 कार्बन देख लिए। इस 6 कार्बन में अब आपने क्या देखना है, पांचवें कार्बन को फोकस कीजिए दोनों डायग्राम के अंदर, और आप ये देखिए जी कि OH ग्रुप कहाँ है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि डी ग्लूकोज है उसमें आपने क्या देखा कि OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, तो ये क्या कहलाएगा, डी ग्लूकोज कहलाएगा। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर हो तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका एल ग्लूकोज कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपने की। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट के या मोनोसैकेराइड के सेकेंड लास्ट कार्बन पे जाना होता है, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे जाने के बाद OH की पोजीशन को देखना होता है। अगर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड पे है तो ये कहलाता है डी ग्लूकोज या डी शुगर, और अगर OH ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये क्या कहलाता है, ये आपका एल शुगर कहलाता है। अब हम मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन ऑप्टिकल रोटेशन की बेस पर पढ़ने जा रहे हैं। ऑप्टिकल रोटेशन की बेस पर ये जो आपके सामने आपको जो पिक्चर नजर आ रही है ये प्लेन पोलराइज लाइट की तस्वीर है। अगर आपको एनिमेशन वाजे है आपको, ये एक स्लिट लगी हुई है बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं कि एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी आप जानते हैं जो लाइट ट्रेवल करती है वो 3 डायरेक्शन के अंदर करती है, तीनों एक्सिस के अंदर करती है, एक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी। तो अगर आप इसके अंदर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन रोक लें और लाइट को सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जाने दें तो ये लाइट कहलाती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। और ये जो लाइट होती है इसको आप प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं। तो क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन को समझने के लिए प्लेन पोलराइज लाइट को समझना था इसलिए मैंने आपको इस पे बात की। तो जो आपको इस स्लिट से पहले लाइट नजर आ रही है वो आपकी अनपोलराइज लाइट है, या आपकी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, तीनों डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। इसमें से आपने 2 डायरेक्शन को हज़फ किया और एक डायरेक्शन को आगे जाने दिया तो ये क्या बन गई, मोनोक्रोमेटिक लाइट बन गई। इस स्लिट को स्पेसिफिकली मोनोक्रोमेटर भी कहते हैं जो लाइट को एक डायरेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और इस लाइट को आप प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर ऑप्टिकल रोटेशन की बेस पे क्लासिफाई करें तो 2 तरीके से ये क्लासिफाई होता है। इसमें जो पहला तरीका है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है जी, द कार्बोहाइड्रेट दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर ये लेफ्ट से राइट की जानिब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें
तो ये क्या कहलाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाती हैं। और इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो या तो स्मॉल डी का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल डी, या पॉजिटिव का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट टू राइट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवा देते हैं। तो अगर ग्लूकोज को प्लेन पोलराइज लाइट में रखें और प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाए तो ये कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये दूसरी क्लासिफिकेशन है जिसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो द कार्बोहाइड्रेट दैट रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये क्या कहलाता है, ये लीवो रोटेटरी कहलाता है। लीवो रोटेटरी को आप स्मॉल एल से या नेगेटिव के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या करता है जी, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर देता है। तो ये जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी, ये क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन की बेस पे अगर कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाए तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 डेक्स्ट्रो रोटेटरी, नंबर 2 लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब ये है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवा देगा। और लीवो रोटेटरी का मतलब ये है जी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवा देगा। इसका ताल्लुक कॉन्फ़िगरेशन से भी होता है। जिस तरह तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि डी ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा गया है और एल ग्लूकोज को लीवो रोटेटरी कहा गया है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे नहीं है बल्कि ऑप्टिकल रोटेशन की बेस पे है। यानी प्लेन पोलराइज लाइट के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के शिफ्ट होने की बेस पर क्लासिफिकेशन है। ग्लूकोज के आइसोमर्स पढ़ने जा रहे हैं। दो आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, एक कहलाता है जी अल्फा ग्लूकोज, दूसरा कहलाता है बीटा ग्लूकोज। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये रिंग बनने के बाद की बात है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये तस्वीर नजर आ रही है, ये आपका ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपका बीटा ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपका अल्फा ग्लूकोज है, जो राइट हैंड साइड पे है वो आपका बीटा ग्लूकोज है। इसे अल्फा ग्लूकोज क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि इसके अंदर जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ मौजूद है, वो मौजूद है बिलो द प्लेन। और जो दूसरा वाला है उसके अंदर OH कहाँ मौजूद है जी, अबव द प्लेन। ठीक है जी, तो अगर OH ग्रुप बिलो द प्लेन मौजूद है तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा अल्फा ग्लूकोज। और अगर OH फंक्शनल ग्रुप ये अबव द प्लेन मौजूद है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा बीटा ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट को आइसोमर्स की बेस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है और इस तरह इसके दो आइसोमर्स बनेंगे। नंबर 1 अल्फा आइसोमर, नंबर 2 बीटा आइसोमर। अल्फा आइसोमर क्या है जी, कि अगर आपका जो OH ग्रुप है वो अगर बिलो द प्लेन है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका अल्फा आइसोमर कहलाएगा। और अगर OH ग्रुप अबव द प्लेन है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका बीटा आइसोमर कहलाएगा। ये किस तरह कन्वर्ट होते हैं ये हम आगे बढ़ेंगे।